छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बने और किस तरह से रिस्क या लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमें दर्शकों के मिल रहे हैं और वसीम जैदी जी का सवाल है, इनके पास सर हिकाल के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 378 के और NTPC 424 के। पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। पहला शेयर आपने विवेक जी कौन सा बताया नाम? सर हिकाल HIKAL, ये फार्मा की कंपनी, आई थिंक फार्मा एंड केमिकल्स की। ओके, तो हिकाल के बारे में अगर हम उसको चार्ट पे देखें, शॉर्ट टर्म लिहाज से मैं कहूँगा, और मेरा शॉर्ट टर्म अजम्पशन है एटलीस्ट 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच का। तो ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे एक बॉटम फॉर्मेशन बना के दोबारा प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया, फिर वहां से इसमें एक बिकवाली आई है। लगभग 374 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका सपोर्ट 340 से लेकर 345 तक का है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो 340 का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। रेजिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो 405 से लेके 410 का है। अगर 410 के ऊपर ये बंद देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो आप मान के चलिए दोबारा रीटेस्ट कर सकता है आप पे 460 470 के लेवल को। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी। 340 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। अगर ये नीचे में भी अगर आता है 360 के आसपास में आता है या 355 के आसपास में आता है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करें सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन। एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, दोनों ही टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसके जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है वो उसने ब्रेक किए हुए हैं। निचले स्विंग्स की तरफ ये इस समय बढ़ रहा है। और अगर मैं उसके उस लिहाज से बात करूं तो 300 से लेकर 305 का एक सपोर्ट है, वो एक प्ले आउट करेगा, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ऊपर में अगर मैं बोलूं तो 360 के ऊपर बंद चाहिए। तो जब तक 360 के ऊपर ये बंद नहीं देगा तब तक हर उछाल में इसको एक बिकवाली का ही सामना देखने को मिलेगा। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो अगर आप ऊंची पर अगर आपने खरीद रखा है तो एक बार आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। फ्रेश बाइंग करनी है किसी को तो फिर मैं यही कहूँगा कि 315 पे आता है तो 305 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 360। बट अगर ऊपर की खरीदी है तो एक बार निकलने में ही भलाई है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स पर आपको राय मिल गई होगी। प्रताप सिंह जी का सवाल है सर, सूरत से हैं, रिलायंस, वेदांता, टाटा स्टील, इनको सर किन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं ये? देखिए, तीनों ही अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग दिग्गजों में काम करती हैं। स्टार्टिंग विद टाटा स्टील, और मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर लॉन्ग टर्म की एवरेज की बात करें तो आपके ये तीनों ही शेयर आपने ऊपर के स्तर पे खरीदे हुए हैं और अब आपका व्यू जो है एटलीस्ट 6 महीने से 9 महीने तक का है। टाटा स्टील के बारे में अगर हम देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। बट एक 300 135 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए कि फिर 130 135 तक का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो एवरेज अगर करना है तो 130 से 135 के बीच में आप एवरेज कर सकते हैं। बट फिर भी उसमें मैं स्टॉप लॉस जरूर आपको कहूँगा 120 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। और ऊपर में अगर हम देखें तो 150 और फिर उसके ऊपर 155, ये एक दायरा रेजिस्टेंस का रहेगा। जब तक 155 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करता है तब तक हर लेवल पे इसको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। बट जैसा कि मैंने सपोर्ट बताया वो एक अच्छा सपोर्ट है, 130 से 135 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट डेली चार्ट पे अगर हम ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट देखें डेली या वीकली दोनों ही टाइम फ्रेम में इस समय तो नेगेटिविटी है, लेकिन एक पिछले 2 दिन से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और 1170 1175 का एक सपोर्ट है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1100। रही बात एवरेज करने की तो मैं यही कहूँगा 1210 के आसपास में आता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, 1170 का स्टॉप लॉस। और इसको इग्निशन मिलेगा जब ये स्टॉक आपका 1280 के ऊपर बंद देगा। 1280 के ऊपर बंद देता है तभी आप अजम्पशन लेके चलें कि ये 1400 1425 तक जा सकता है।
वेदांता की अगर हम बात करते हैं, नो डाउट ओवरऑल सिनेरियो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला था 525 के आसपास में, उसके बाद में इसमें एक बिकवाली देखने को मिली थी और जिसको ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर चुका है। तो 430 435 का अच्छा सपोर्ट है, वो आप मान के चलें, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और वही लेवल पे 440 445 के आसपास में एवरेज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लेके चले 430 का। अगर वो ब्रेक करता है देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 390 395। जी, प्रमोद राजपूत जी का सवाल है सर, वोडाफोन आइडिया इन्होंने लिए हुए हैं 45,000 शेयर और ये लिख रहे हैं प्राइस 38 रुपये का खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म है। ये लिख रहे हैं कि 4,000 का लॉस है। वो तो सर पॉसिबल ही नहीं है। अगर 45,000 शेयर है, 8 रुपये चल रहा है, 30 रुपये का लॉस है, तो आपको तो लाखों में नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन मैं तब भी आपका सवाल ले लेता हूं, शायद आपने प्राइस गलत लिखी है जिस प्राइस पर आपने बाय किया हुआ है। सर इनको 4,000 का लॉस हो रहा है, शायद 45,000 शेयर है। ये तो इन्होंने क्योंकि न्यूमेरिक टर्म में भी लिखा है और उसमें भी लिखा है, अल्फ़ाबेट में भी लिखा है। तो सर 45,000 शेयर क्या करें? वोडाफोन आइडिया वाजिब है रखना इतनी बड़ी क्वांटिटी? देखिए विवेक जी, एक जनरली एक एजम्पशन होता है जब कभी भी टेक्निकल से जब आप बात करते हैं तो वो क्वांटिटी को बहुत तसव्वुर देते हैं। अगर चार्ट ट्रेंड का नेगेटिव है तो चाहे आपके पास में शेयर 1 हो, 10 हो, 1 लाख हो या 2 लाख क्वांटिटी, ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। अगर 45,000 शेयर है, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तब भी वो नेगेटिव ही रहेगा। दैट इज वन पॉइंट। और मैं ये अजम्पशन करके चल रहा हूँ कि शायद 45,000 शेयर अगर उनके पास में है तो वो उनने एवरेज ही किया होगा हर नीचे की गिरावट पर, सो दैट कि उनका कॉस्ट प्राइस नीचे आता रहे और वो ब्रेकआउट लेवल नहीं आया होगा और वो नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट होता रहा होगा। पहली बात, हमेशा मेरी सलाह रहती है कि कभी भी आप जो एक है सेक्टोरल एनालिसिस करके चलें कि किस सेक्टर में बाइंग आ रही है। कि जैसे कि एक फरवरी से लेके अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक में आप देखेंगे सीमेंट प्ले आउट करता है, बारिश के टाइम में ऑटो शेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्ले आउट करते हैं। तो ये एक साइकिलिक है, या अगर वो भी नहीं है तो आप पहले 5-7 दिन पहले आप देखेंगे किस सेक्टर में बाइंग आ रही है। सेक्टर के बाद में फिर आप उसमें लीडर्स को देखें कि ये जो लीडर्स हैं ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको इसमें दाव लगाना है। अब रही बात टेलीकॉम शेयर्स की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसमें भारती को देख सकते हैं, जियो को देख सकते हैं, और अगर उसके नीचे स्तर पर जाएं तो इंडस टावर है, क्योंकि इनने आइडिया पे लिया है। तो आइडिया पे मेरी यही सलाह रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड नेगेटिव है, फिर भी अगर आपको बने रहना है तो 6 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। 9 रुपये 80 पैसे का टफ रेजिस्टेंस है, और उसके नीचे का भी अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो आप ये मान के चलें कि इस समय 7 रुपये 52 पैसे के आसपास में चल रहा है। 8 रुपये 80 पैसे के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक इसमें आप ऊपर की तरफ चाल नहीं देख सकते। 6 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस है जी। तो यहाँ पर आपको सर वोडाफोन आइडिया पर भी राय मिल गई होगी, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे दर्शक हमारे फंसे हुए हैं। अलग अलग भाव हो सकते हैं सभी के। सोनी कुमारी जी बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनी जी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी सर, HCC, इनके पास 44 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि और ऐड करना उचित होगा क्या? सर इसका QIP आया था आई बिलीव 43-44 रुपये के बीच में। आई थिंक इन्होंने उसी समय पर ले लिए थे क्योंकि ये काउंटर 47-48 चल रहा था जब QIP की बात हुई थी, और QIP में डिस्काउंट था, इसलिए ये काउंटर टूट गया। अब क्या करना है सर इस काउंटर पर? 29 रुपीज से लेके 31 रुपीज का एक सपोर्ट है, और उससे ऊपर का सपोर्ट एक 34 रुपए का आता है। व्यू को थोड़ा बड़ा करके चलेंगे हम। हमारा अजम्पशन है कि 6 महीने से 9 महीने का अगर व्यू है तभी आप इसमें होल्ड ऑन की राय रहेगी, अदरवाइज निकल सकते हैं। अगर 6 महीने से 9 महीने है तो बने रहिए एक बार। रही बात ये एवरेज किस लेवल पे करना, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन, या आपका रिस्क कम हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि 34 रुपये या 35 रुपये के आसपास में थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं वहां पर, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन। 29 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ऊपर में अगर हम मान के चलें ये स्टॉक एक्सक्यूज मी 42 के ऊपर अगर ये चलता है, या 42 रुपीज के ऊपर ये बंद देता है, तो इसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और स्टॉक फिर दोबारा जंप ले सकता है, एंड इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 53 to 54। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी। एवरेज इस लेवल पे ना करें, एवरेज जो सुझाया लेवल उसी पे ही करें। 29 का स्टिक स्टॉप लॉस। ब्रजेश सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आपके जो पीछे शोर आ रहा है, अगर आप अपने वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट कर सकें,
आई विल गिव यू 1 मिनट, अगर आप उनको थोड़ा सा शोर को थोड़ा कम करा सकें, क्योंकि आंसर सुनने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कुछ इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो यहाँ पर निफ्टी में करीब 75 पॉइंट और सेंसेक्स में करीब 250 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। और निफ्टी आईटी अब थोड़ा सा डाउन हुआ है, करीब 190 पॉइंट ही अब बढ़त रह गई है इसमें। और निफ्टी बैंक अभी भी फ्लैट चल रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव, यहाँ पर 56 पॉइंट की गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, 23,828 के आसपास है। और 23,900 की हमने रेंज सुनी भी थी कि 23,900 के आसपास जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, जब तक यहाँ पर थोड़ी सी अभी मार्केट में मोमेंटम उतना तेज खींचेगा नहीं, 24,000 एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा, 23,900 24,000 के बीच में। और अगर हम देखें तो इस समय जो टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कोहिनूर फूड में यहाँ पर 20% का सर्किट लगा हुआ है। इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि परसों एक खबर आई थी कि जो चावल के दाने हैं उन पर जो जीएसटी था वो कम हो गया। आई थिंक इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक देखना पड़ेगा कि देखिए आप चार्ट देख सकते हैं आज इस काउंटर पर किस तरह की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है, या इस काउंटर पर कोई स्पेसिफिक खबर है तो वो भी देखनी पड़ेगी कि क्या कुछ हुआ है इस काउंटर पर। ब्रिजेश सर अब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सर, अगला सवाल है हमारे पास राजीव मोहन शर्मा जी का। ये पूछे डीमार्ट में सर बेस बन गया है तो ऊपर कहाँ तक जाएगा? तो डीमार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस समय स्टॉक जो है वो लगभग 3,484 रुपए के आसपास में चल रहा है। अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे उसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में, वो उसके नीचे ही की तरफ उसके नीचे ही प्राइस चल रहा है। और जैसे कि आपने कहा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि इस समय जो लेवल है नीचे का 3,270, ये एक सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जब कभी भी, मैंने यही कहा है कि जब कभी भी एक बेस फॉर्मेशन होता है, चाहे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन या डॉजी कैंडलस्टिक्स या हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन होता है, या फ्रैक्शन ऑफ 3 या 5 कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन होता है विद वॉल्यूम के संग में, तो आप ये मान के चलें कि उसका जो ट्रेंड है नेगेटिविटी या डाउन ट्रेंड है वो एक वहां पर कंप्लीट हो गया, और अब ये दोबारा 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस 3,770 का लेके चल सकते हैं, जो कि उसका एक 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो 4250 का दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल, विक्रम चौधरी जी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, लेकिन कुछ सवाल भी पूछ लेते लेकिन अच्छी बात है, चलिए गुड मॉर्निंग भी आपकी हम ले रहे हैं एक अच्छे जेस्चर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितेश कुमार जी का, वेदांता को करंट लेवल पर एवरेज कर सकते हैं क्या सर? इस पर हम वेदांता पर बाय कर चुके हैं कि अभी पीछे एक दर्शक थे हमारे, उनका सवाल लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं। मनाबोध कुमार मिश्रा जी हैं, नेटको फार्मा में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सर? 1 साल के लिए पूछ रहे हैं। तो नेटको फार्मा की अगर हम बात करते हैं डेली एज वेल एज वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखिए कि लोअर टॉप फॉर्मेशन तो हो चुका है, तो ये लेवल पे तो बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। इस समय लगभग 1,386 का भाव चल रहा है। अगर बाइंग ही करनी है तो 1,300 के नीचे पे आप बाइंग कर सकते हैं, समवेयर अराउंड 1,290 से लेके 1,310 के बीच में अगर आप करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर आपकी एक आइडल बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस मैं कहूँगा डीपर सपोर्ट है 1,100 रुपए के आसपास में, आप उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोबारा इसमें पोटेंशियल है इसके 52 वीक हाई को टच करने की, 1640 का 52 वीक हाई उसको टच करने की। और अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन हुआ तो आप फिर मान के चलें 1910 के भी लेवल ये आपको 1 साल या 1.5 साल में दिखा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अवॉइड करें, 1,300 के नीचे में ही आप एक्यूमुलेट करें, सो दैट आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। जी, राम सिंह जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं कि एम्फेसिस सर 3142 रुपए की बाइंग है, 1 से 3 साल का व्यू है, क्या करना है? एम्फेसिस में 1 से 3 साल का व्यू है। आप चार्ट को देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम में ये ट्रेड हो रहा है, हाँ पॉजिटिविटी है। लेकिन वहीं अगर आप वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट को अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलरेडी इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाया है, जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। 2750 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसी का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, लगभग 2500 के आसपास में आ सकता है। तो अगर बाइंग ही करनी है
तो फिर मेरा मत है कि 2800 के नीचे में आप बाइंग कर सकते हैं, 2700 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है या ब्रेकआउट लेवल है, वो आप देखेंगे 3190 से लेके 3200 का है। अगर ये 3200 के ऊपर सस्टेन कर गया या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहां से 400 से 450 रुपए तक की ऊपर भी उछाल देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो। जी, संदीप राव जी पूछ रहे हैं, काफ़ी दिन से सर ईज माई ट्रिप के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए। ईज माई ट्रिप सर, आई थिंक इसमें बोनस आया था या स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ये काउंटर हाफ वैल्यू पर ही रह गया था। अभी क्या करना है सर इस काउंटर पर? तो देखिए 16 रुपए का भाव चल रहा है इस समय। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखिए तो अवॉइड ही कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही तरफ ट्रेड हो रहा है। 16 रुपया 42 पैसे का भाव है। 14 रुपये का अच्छा एक बेस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये लेवल पे बाइंग नहीं करने की सलाह दूंगा। 15 रुपया 50 पैसे लेके 15 रुपये 80 पैसे के बीच में ही अगर आता है तब आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चले, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो जो उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है 18 रुपया 90 पैसा, उसको ये रीटेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा रुकिए, निचले स्तर पे आपको बाइंग करने को मौका मिलेगा मार्केट के लिहाज से, तब आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। जी, साहिल जी का सवाल है सर, नेल्को पर पूछ रहे हैं, NELCO जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा सर इस पर? शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक टॉप बन चुका है 1500-1503 के आसपास का। वहां से इसमें जो बिकवाली देखने को मिली है वो अभी भी बरकरार है। नो डाउट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 1285 के आसपास में। बट मेरा मानना ये कि थोड़ा सा और अगर नीचे में अगर ये आता है 1250 के आसपास में आता, तो एक आइडियल लेवल रहेगा बाइंग करने का। और वहां पर आप 1190 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, और ऊपर में जो पहले टारगेट या रेजिस्टेंस रहेगा वो 1370 का रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है इसके 50 वीक हाई को। तो अभी तो नहीं, 40 से 50 रुपए की एक गिरावट आने दीजिए, तो आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। जी, रिटेल गेमिंग के नाम से कोई है, रहतम TMT। सर आप अपने क्वेश्चन को ठीक करें, ये आई थिंक ये शेयर तो मिल नहीं रहा है। राशिद अंसारी जी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर पूछ रहे हैं सर, इस पर हम अभी डिस्कस करके चुके हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर देख लीजिए। इस्माइली आदित्य जी का सवाल है, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। एक्साइड 470 में इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, और अमर राजा बैटरी के साथ 1350 में कुछ शेयर लिए हुए हैं। क्या करना है? 6 मंथ्स का व्यू है सर, दोनों बैटरी काउंटर पर बता दीजिए। अमर राजा एनर्जी में जो कन्वर्ट हो गई है मोबाइल, इफ आई जी एम सर, नॉट बिल्कुल मिस्टेकन। सर। जी राइट। तो देखिए अगर आप इसका व्यू देके चलिए तो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में अमर राजा इस समय ट्रेड कर रहा है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बंद किया था कल के सत्र में। आज के सत्र में भी उसको एक टच करने की कोशिश की है। 1189 के आसपास में चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाइंग ही करनी है तो 1110 से लेके 1130 के बीच में अगर ये आता है तभी आप बाइंग कर सकते हैं। 1000 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगी वो 1400 के रहेंगे। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आप 1590 के दूसरे टारगेट ले सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अमर राजा को अवॉइड ही करने की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में अभी भी नेगेटिविटी ही दर्शा रहा है। एक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल सिनेरियो डाउनवर्ड चैनल स्लोप में है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट एक 410 के आसपास में उसने एक डबल बॉटम जैसा बनाने की कोशिश करी है, वहां से उछालने की कोशिश कर रहा है, बट ट्रेंड अभी भी वीक है। मेरा मत है कि इस पे और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बार जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है 410 का, वो हो सकता है ब्रेक होकर 390 तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अवॉइड ही करें। अगर 390 395 के आसपास में अगर ये स्टॉक मिलता है तभी आप बाइंग करें। 370 का स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 440 के रहेंगे। जी, इस बीच हमारे साथ जामनगर से एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, इनका नाम है मेरा मन। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर पहले अपने नाम के बारे में बताएं। आप मेरा क्वेश्चन है सर एक आपसे कि ये आपका नाम है या आपने इस नाम के साथ अपनी आईडी बनाई हुई है? नहीं नहीं सर, मेरा नाम ही मेरा मन, पूरा नाम है मेरा मन गोविंद भाई, और सरनेम है अंबालिया। जबरदस्त सर। ये नाम रखने के पीछे कुछ विशेष कारण रहा? आपने अपने मतलब पेरेंट्स से पूछा क्या? ये नाम कभी सुना नहीं सर। अरे सर, ये नाम बहुत पुराना है। जैसे समुंदर का नाम है ना मेरा मन, उसका मतलब होता है बड़ा दिल। अच्छा। हमारा जो रिलीजन है ना उसमें पहले से ये नाम बहुत है।
अच्छा, वेरी नाइस सर। सर अपना सवाल पूछें आप। सर मैं ये पूछना चाहता था कि अभी स्पंदना स्फूर्ति में मैं 108 शेयर लिया है। अभी ओके। उसका एवरेज 605 मिल रहा है, तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए या क्या? मतलब थोड़ा टाइम, मैं 6 महीना टाइम दे सकता हूँ अगर इसका कुछ ज्यादा बढ़ने का है तो। जी, मैं पूछ लेता हूँ। ब्रजेश सर, हाँ सर। स्पंदना स्फूर्ति सर 315 चल रहा है, 605 रुपए के लिए हुए हैं, ये एवरेज करें क्या करें? अगर आप चार्ट देखेंगे तो ट्रेंड तो नेगेटिव है। अगर आप देखिए इसका जो हाई था लगभग 1243 का था 8 जनवरी 2024। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आप वहां से देखिए एक तरफा बिकवाली आपको देखने को मिली और पिछला स्विंग जो हाई है वो नेक्स्ट वीक ने क्रॉस ही नहीं किया है। अब अगर हम और थोड़ा सा डीपर अगर हम देखें तो 20 जून 2022 को एक लो बना था 286 का, वही एक सपोर्ट है 286 का, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर उछाल की मैं अगर बात करता हूं तो जब तक स्टॉक 410 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसको, ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूस रहेगा और इट कैन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 286। तो 280 285 का एक सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 400 अगर वो ब्रेक नहीं करता तो बने रहने की सलाह रहेगी। और जो ऊपर की जो जिस लेवल पे इसको बिकवाली देखने को मिलेगी दोबारा, वहां से वो फिर दोबारा इसको 410 तक लेके जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 280 का एज अ स्टॉप लॉस। जी, एक स्पेशल क्वेश्चन आया है हकीम शेख साहब जी का। सर पीपीएल फार्मा ये पूछ रहे हैं 270 के बाय प्राइस है, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या? इस समय 252 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो एक रेंज है, नीचे में लगभग 245, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 280, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 240 या 245 ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो पहला तो उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और अगर ये 280 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर 320 का टारगेट आपने को देखने को मिल सकता है। रही बात आपकी एवरेज करने की, तो मैं यही कहूंगा कि 250 के नीचे चाहो तो आप एवरेज कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट जरूर लगा के चलें 240 का। जी सर, एक सवाल है गैब्रियल पर, 540 रुपए की बाय प्राइस है, क्या इसको एवरेज कर सकते हैं? 80,000 लॉस में है, इन्होंने क्वांटिटी आई थिंक सारे शेयरों की मिलाकर ये सोच रहे हैं। गैब्रियल 540 के लिए हुए हैं सर, 480 चल रहा है, 484। विवेक जी, शायद ये काउंटर मेरे सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। सर GABRIEL ये काफ़ी पुरानी शॉकर्स बनाने वाली कंपनी है। जितनी भी हिंदुस्तान में शॉकर्स बनते हैं सर, मुंजाल शोवा और गैब्रियल, ये दो ही कंपनियां बनाती हैं। राइट लीडिंग कंपनी है। या सॉरी, तो अगर हम ग्रेबियल पे अगर हम बात करें तो देखिए एक उसने 410 का एक बेस फॉर्मेशन बनाया था, वहां से इसमें एक उछाल मिली और जो कि उस स्टॉक को लगभग 539 या 540 तक लेके गया। उसके बाद में फिर दोबारा इसमें एक सप्लाई आई है और इस समय 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है 483 के आसपास में। तो पहला मत तो यही है कि 480 एज अ सपोर्ट शुड नॉट बी ब्रोकन। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 440 435 वुड बी कमिंग इन द प्ले, या 200 दिन का मूविंग एवरेज है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो आप ये मान के चलें 540 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर 580 का लेवल दिखा देता है। तो फ्रेश बाइंग भी अगर किसी को करनी है तो मेरा ऐसा मत है कि अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है 470 के आसपास में आता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। 435 का स्टॉप लॉस, 530 या 40 का पहला टारगेट, फिर 580 का दूसरा टारगेट। टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 महीने का व्यू लेके चलना पड़ेगा। जी, कैस्ट्रॉल इंडिया सर 225 के लिए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? 200 रुपए का भाव है इस समय। अगर आप देखेंगे तो 184 का एक स्विंग लो बना के फिर दोबारा उसने एक हाई बनाया था 224.25 का, और फिर दोबारा एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 195 के आसपास में। कल का ही स्विंग लो है, तो 185 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ये फिर दोबारा 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 200 रुपए 195 के नीचे जाता है
तो आप वहां पर आप एक एवरेज कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 185 का लेके चलेंगे। और अगर वो वहां से वॉल्यूम के संग में अगर उछाल आता है तो आप मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो नेगेटिविटी थी वो वहां पर फिजल आउट हो गई और वहां से फिर दोबारा इसने ये उछाल पकड़ेगा और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको रीटेस्ट करेगा, 211 के आसपास में आ सकता है। तो एक बार आपकी जो खरीदी है उस भाव से नीचे आप आ सकते हैं और एक बार निकल सकते हैं। तो इस समय तो नहीं, बट 190 192 के आसपास में आप एवरेज करें, 180 या 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 210 212। जी, जो गेमिंग के नाम से, रिटेल गेमिंग के नाम से जिनका आईडी है, जिन्होंने कि रहतान TMT लिखा था, उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। इन्होंने स्पेलिंग लिखी थी REHTAN और जबकि स्पेलिंग है RHETAN, तो इसलिए काउंटर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वैसे भी अननोन सा काउंटर है तो इस काउंटर को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। सर ये बॉम्बे पर है, मैं इसका कोड बता देता हूँ अगर आप सर्च कर पाएँ। 22.96 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। अरे वाह सर। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है और अगर किसी ने लेके रखा है तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 50 रुपये 53 पैसे का रहेगा। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 23 रुपया 50 पैसे के ऊपर अगर बंद करता है तो फिर आप 27 रुपये का पहला टारगेट देख सकते हैं, दूसरा टारगेट 33 रुपये का देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपनी BSE लिस्टेड है, वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो जो जनरेशन हुआ है वो लगभग सितंबर से हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली लेके चले 50 रुपये 53 पैसे का, 20 रुपये 53 पैसे का, सॉरी जी, 20 रुपये 53 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं सर। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही आपको बना कर रखना है। लेकिन ब्रजेश सर, अब आप, आई नो कि आपने जितना समय सीमा हमारे लिए निर्धारित की थी आज की, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं उस समय सीमा के पार जाकर पूछ रहा हूँ वो आपकी कॉल्स, कि इस मार्केट में आपकी कॉल्स कौन सी रहेंगी? तो देखिए, दो कॉल हैं विवेक जी, दोनों ही बाई साइड में है। और पहली कॉल रहेगी BEPL, भंसाली इंजीनियरिंग पॉली लिमिटेड करके कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो इस समय एक पुल बैक रैली है, एक बेस के बाद में एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। इस समय 138 रुपये के आसपास में है। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये इसमें थोड़ी सी और गिरावट आती है, 3-4 रुपए की और गिरावट आती है, 133 से लेके 135 रुपये के आसपास में आती है, तो वहां एक बाइंग कर सकते हैं। एक कंडीशनल बाइंग है, उससे पहले इस लेवल पे बाइंग नहीं करें। 133 से 135 के बीच में ही बाइंग करें। 125 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 160 के रहेंगे। टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा। जो दूसरी कॉल है बाइंग करने की वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड। जिस टाइम मैंने ये कॉल निकाली थी उस टाइम ये लगभग 482 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था और मेरा ऐसा मानना था कि ये 475 तक आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा भाग गया है, 490 के आसपास में आ गया है, बट फिर भी कंडीशनल बाइंग वही रहेगी। 475 से 478 के बीच में अगर ये ट्रेड होता है तभी आप बाइंग करें। 455 का स्टॉप लॉस लेके चलें। 520 का टारगेट रहेगा 1 हफ्ते के लिहाज से। बिल्कुल, तो दो काउंटर, BEPL या भंसाली इंजीनियरिंग, इस काउंटर पर बाय करना है और 160 रुपये के टारगेट रखने हैं। अक्सर ये रिजल्ट्स के समय पर काउंटर चलना भी शुरू हो जाता है। 139 पर ये चल रहा है, 125 का स्टॉप लॉस, 160 के टारगेट्स रखने हैं। दूसरा काउंटर त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर ने बताया कि, लेकिन इसमें सर ने शर्त लगा दी है कि 475 से 480 के बीच में ही आए तभी ये इसको बाय करना है। अभी नहीं करना, थोड़ा सा चल गया तो अभी रुक जाएं, वेट करें। स्टॉप लॉस उस समय 455 का लेकर चलना है, 520 रुपये का टारगेट लेकर चलना है। अगर ये चलता चला गया तो अभी आप फिलहाल इसको अवॉइड भी कर सकते हैं इस काउंटर पे, क्योंकि स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा अगर आप इन लेवल्स पर लेते हैं। ब्रजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। आई होप कि हम न्यू ईयर से पहले मिल जाएँ, लेकिन एडवांस में सर हैप्पी न्यू ईयर। और आपके हैप्पी न्यू ईयर विवेक जी। अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं एक 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे नॉर्थ साइड में, बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ। अच्छा। तो ऐसा प्लान बनाया है कि उनके दर्शन करके आए जाएं, तो हमारे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे होंगे। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये तो सबसे बढ़िया बात है। और तो सर जी सर, आपकी टीम को, आपको पर्सनली, आपकी टीम को जो बैकएंड पे काम करते हैं उन सबको, सारे व्यूअर्स को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मेरी क्रिसमस
बिल्कुल सर, हमारी भी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की भी बधाई। लेकिन सर एक चीज़ जो मेरी टीम मुझसे बोल रही है कि ब्रिजेश सर से डिस्क्लोजर नहीं लिया। सर डिस्क्लोजर ले बता दीजिए। देखिए, डिस्क्लोजर यही है कि जो भी स्टॉक्स पे बात हुई है वो एक इलिस्ट्रेशन पर्पस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनली मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की किसी की भी होल्डिंग नहीं है। जो भी स्टॉक्स में हमने बात करी है, हमारी कंपनी जिस कंपनी में हम काम करते हैं, ओपन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, उनके एसोसिएट और क्लाइंट्स, दे माइट बी होल्डिंग इट। और व्यूअर्स को हमेशा मेरी सलाह रहती है कि आप अपने वित्त निवेशक जो है आप उनसे सलाह लेके ही कोई भी स्टॉक्स में निवेश करें। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बरसाते रहे हमारे ऊपर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकारी हो, और जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं वो पर्पस आपके सॉल्व हो, मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और 2025 में आप हमारे साथ जुड़ें बेहतरीन कॉल्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं रचना वैद्य जी, रिसर्च एनालिस्ट हैं फ्रॉम rachnavedya.in से। रचना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। रचना मैम, पहले मैं आपसे आउटलुक जानना चाहता हूं कि किस तरह का डेटा बन रहा है इस समय, कहां पर रोल ओवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, कहां पर पोजीशन शिफ्ट हो रही है इस एक्सपायरी में, और आपको क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह का रोल ओवर है, कैसा रहेगा जनवरी मंथ में? हम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर पहले। और दूसरी बात कि फिलहाल जो मार्केट में हो रहा है, जो सिचुएशन पे हम बैठे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो चुका है काफी टाइम से। और यहाँ पे अगर अब जिनकी वजह से डाउन हुआ है, विच वॉज मेजरली एफआईआई सेलिंग, उसमें अगर थोड़ा वैकेशन की वजह से, छुट्टी की वजह से भी अगर थोड़ी सी शांति रहती है तो हल्का सा एक पुल बैक हम मार्केट में जैसा आज देख रहे हैं ऐसा देखने को एक दो दिन के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूं तो 24,000 को क्रॉस करना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। अभी हम 23,850 पे बैठे हैं और 24,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो भी अपमूव आ रहा है उसको एक रिलीफ रैली की तरह ही देखना चाहिए, और उससे ज्यादा उसमें ट्रेंड चेंज या रिवर्सल का कोई उम्मीद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो भी इंट्राडे ट्रेड्स मिलते हैं, जो आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे अच्छे मूव्स मिले हैं, तो उनको प्ले करना चाहिए और डिलीवरी कैरी करने से थोड़ा सा परहेज रखनी चाहिए। और इंट्राडे में लॉन्ग साइड पे अगर एक दो दिन के लिए पैसा बनता है तो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए निफ्टी पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन सिमिलर है। 50 फ्यूचर्स की अगर बात करें तो अभी 51,200 के करीब है, 51,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और वहां तक भी हम पहुंचे ऐसे चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी आज के दिन में भी जब ओवरऑल मार्केट बेटर है तब निफ्टी बैंक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जितनी निफ्टी में दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा दूर रह के कंपैरेटिवली निफ्टी के जो काउंटर्स है और या तो ब्रॉडर मार्केट के जो काउंटर्स है उनमें नजर रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में इंटरेस्ट लेना ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू बैंकिंग नेम्स। जी मैम, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर पॉजिटिव साइड पर है और कहाँ पर नेगेटिव साइड पर है अभी तक? रोल ओवर साइड, जो रोल ओवर बन रहे हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन क्या बन रही है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ओपन इंटरेस्ट, मैम मैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी पूछ रहा हूँ, मतलब लाइक काउंटर स्पेसिफिक या सेक्टोरल स्पेसिफिक, या आपको लगता है कि आईटी पर ज़्यादा जा रहा है या रियल एस्टेट में इन काउंटर्स पर ज़्यादा जा रहा है? इफ़ यू हैव ऑब्जर्व मैम, अदरवाइज मैं शो के एंड में भी आपसे डेटा पूछ सकता हूँ। अगर आपका डेटा शीट खुली हुई है तो आप बता दीजिए। जी, फार्मा के कुछ नाम है जहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं, प्राइस मूवमेंट भी पॉजिटिव साइड पे है कुछ नामों में, तो वहां पे देयर आर चांसेस कि लॉन्ग पोजीशंस बन रही हो, जैसे सन फार्मा हो गया, मैक्स हेल्थ भी हो गया, तो यहाँ पे आप एक नजर रख सकते हैं। और कुछ और काउंटर्स है जैसे कि टीवीएस मोटर्स वगैरह, जहाँ पे एमएनएम वगैरह, जहाँ पे अगेन आपको पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट डिफरेंशियल दिखेगा और यहाँ पे भी प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव है, तो इस पे भी आप नजर रख सकते हैं। ठीक है। कुछ हम मैम ऑडियंस के सवाल लेते हुए चल रहे थे। चेतन चौधरी जी का सवाल है आईआरएफसी के ऊपर। इनके पास 200 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं मैम, काफ़ी नीचे आ गया, काउंटर 148 150 की रेंज पर आ चुका है, क्या करना चाहिए इनको? जी, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इनको
लॉन्ग टर्म के हिसाब से 135 के आसपास का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। ये गलती कभी भी ना करें कि क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पे है तो आपको एसएल की जरूरत नहीं, जरूरत सबको है। और 135 के आसपास का लेवल अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करता हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नजर आएगा अगर, तो हम यहाँ पे आने वाले टाइम में अपसाइड की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं और फिलहाल आप इसमें एंटर करे हुए हैं तो फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है और थोड़ा फर्दर 135 तक जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप उस रिस्क को लेना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर है।